हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन सेंटेंस ऑफ चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। उसी के साथ हमारा एसपी पार्ट के वन सेंटेंसेस सारे कवर हो चुके थे। तो एसपी पार्ट कवर हो गया, तो अब आज से हम सीसी पार्ट के वन सेंटेंसेस देखने वाले हैं। इसमें आज है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, बैंक करेस्पॉन्डेंस, और उसके वन सेंटेंसेस हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन टू मेन फंक्शंस ऑफ बैंक, कि बैंक के दो मेन फंक्शंस को मेंशन करो। तो देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। पहला है टू प्रोवाइड फाइनेंस, दूसरा है टू रिसीव मनी। कि दो मेन फंक्शन है, पहला है जिसमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, इसमें लोन ओवरड्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है रिसीव मनी, की उसमें डिपॉजिट्स वगैरह रिसीव किए जाते हैं, जो भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कैश वगैरह वो। तो ये दो मेन फंक्शंस है बैंक के। आई होप आपको फ्रेंड्स ये आंसर क्लियर होगा। बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, कि वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स की इन्फॉर्मेशन दो। ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, ध्यान रखिएगा। इन इंडिया देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स दैट इंक्लूड्स, कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के बैंक है जो कि इंक्लूड करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड एग्रीकल्चर बैंक। कि बहुत सारे टाइप है इंडिया में, जिसमें ये कुछ टाइप्स के नाम दिए गए हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड एग्रीकल्चर बैंक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। इसमें आपको सारे टाइप्स मेंशन करने थे। ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का ही, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, which two types of account is required to get banking services, कि कौन से दो टाइप के अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं बैंकिंग सर्विसेज प्राप्त करने के लिए। अगर हमें बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो हम किस किस तरीके के अकाउंट जो है बैंक में ओपन करवा सकते हैं, किस दो तरीके के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिससे हमें बैंकिंग सर्विसेज के फायदे मिलें। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर देख लें। टू गेट बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विस का बेनिफिट्स लेने के लिए टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो दो टाइप के अकाउंट पूछे गए हैं, फर्स्ट सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। कि पहला जो है सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज का जो है आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है आपके अमाउंट का। दूसरा आप उसमें ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं इजीली, वो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है। दूसरा करंट अकाउंट, ये मोस्टली बिजनेसमैन और बिजनेस के नाम पे ओपन करते हैं, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है ट्रांजेक्शन की, कितने भी पैसे आ सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली ये दो टाइप के अकाउंट है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बैंकिंग सर्विसेज के फ़ायदे प्राप्त करने के लिए। इनमें सारे बैंकिंग सर्विस के जितने भी फ़ायदे हो सकते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दो अकाउंट के नाम है, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू विच मॉडर्न सर्विस हैव बैंक्स बिकम स्पीडियर एंड कस्टमर ओरिएंटेड, कि किस मॉडर्न सर्विस की वजह से जो बैंक्स है वो स्पीडियर भी हो गई है और कस्टमर ओरिएंटेड भी हो गई है। इसका आंसर है दो सर्विसेज के नाम लिखने। तो वो दो सर्विसेज में से है ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। कि ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ये दो तरीके की सर्विस है जिन्होंने बैंक्स को स्पीडियर और कस्टमर ओरिएंटेड बना दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रेंड्स आपका जो है जीपे, गूगल पे, यूपीआई सिस्टम, पैसे ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना, ये सब होता है। और मोबाइल बैंकिंग में जैसे कि फ्रेंड्स आजकल हर एक जो है बैंक है उसकी खुद की एप्लीकेशन है, जिसमें उसके सारे फीचर्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपका लोन का हो, आपका अमाउंट का हो, कितना कैश पड़ा है नहीं पड़ा है, वॉट एवर इट इज़, जो भी फंक्शंस है ऑलमोस्ट सारे ही जो कवर हो जाते हैं मोबाइल बैंकिंग में आपकी बैंक की एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू। और ऑनलाइन बैंकिंग में जैसे फ्रेंड्स यूपीआई सिस्टम है, तो आप पैसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं। तो ये जो दो तरीके की सर्विस है, इन सर्विसेज की वजह से जो बैंक का जो काम है वो स्पीडियर भी हो गया कि जल्दी भी हो जाता है, और कस्टमर ओरिएंटेड भी हो गया है कि कस्टमर को उसमें कहीं पे लाइन में लगना है, कब बार बार कहीं बैंक के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इजीली वो जहाँ पे भी है यहाँ घर बैठे बैठे भी सारे काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मई 2022 में पूछा गया बोर्ड्स का पीवाईक्यू भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने में इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। दो सर्विसेज है ऑनलाइन और मोबाइल, बस ये याद रखना है।
आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच स्टाइल एंड फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड इन बैंक करेस्पॉन्डेंस। कि बैंक करेस्पॉन्डेंस में जब हम बैंक को लेटर वगैरह लिखते हैं, और फिर जैसे सीसी में तो सब कुछ लेटर वगैरह पे ही चलता है, सब कुछ लेटर बेस्ड ही होता है कि आपने इसको लेटर लिखा, वो लेटर लिखा। तो बैंक करेस्पॉन्डेंस उसी को कहते हैं जो हम बैंक के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं लेटर्स के थ्रू, चाहे वो अकाउंट ओपन करवाना हो, इन्फॉर्मेशन का हो, कुछ भी हो, तो बैंक को लेटर लिखना उसको कहते हैं बैंक करेस्पॉन्डेंस। तो क्वेश्चन है विच स्टाइल एंड फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड इन बैंक करेस्पॉन्डेंस। कि बैंक करेस्पॉन्डेंस में कौन सा स्टाइल और कौन सा फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है। तो लेटर्स थ्रू द बैंक्स शुड बी रिटन इन सिंपल स्टाइल, कि सिंपल स्टाइल में लिखे जाने चाहिए, क्लियर एंड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, क्लियर और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो है आपका लेटर लिखा जाना चाहिए। कि तो क्लियर होना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, या अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो एकदम क्लियरली टाइप हुआ होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट जो है एकदम सही और सटीक होना चाहिए। तो एक तो सिंपल स्टाइल में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और इजी लैंग्वेज में भी होना चाहिए ताकि समझने में इतना कुछ हार्ड और कॉम्प्लेक्स ना हो, ताकि करेस्पॉन्डेंस इजीली हो जाए। लेटर टू द बैंक शुड बी रिटन इन सिंपल स्टाइल, क्लियर एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बोर्ड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर में से, तो ध्यान रखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद व्हाट कैन वी एसोसिएट कंट्रीज इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रोग्रेस। कि किसके थ्रू, किसके द्वारा जो हम एसोसिएट कर सकते हैं कंट्री की इकोनॉमिक और बिजनेस प्रोग्रेस। कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे एनालाइज करके, मैं आपको समझाऊं तो किस चीज को मतलब जान के, किस चीज को एनालाइज करके हम जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और बिजनेस की प्रोग्रेस जो है वो जान सकते हैं। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। इसका आंसर है वी कैन एसोसिएट कंट्रीज इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रोग्रेस टू द प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर। तो हम बैंकिंग सेक्टर की प्रोग्रेस देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंट्री किस प्रोग्रेस के वे पे है और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। बैंकिंग सेक्टर की कंडीशन देख के हम ये समझ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक। कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक का। फ्रेंड्स इसमें आंसर में थोड़ा इशू था इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, तो पेंसिल से लिख रखा है करेक्ट आंसर करके। तो वो है कलेक्ट डिपॉजिट्स, की डिपॉजिट्स कलेक्ट करना एंड प्रोवाइड लोन। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बैंक की, कि एक तो कलेक्ट करना डिपॉजिट्स को, जो भी हम मनी अपने डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट्स में वो, एंड टू प्रोवाइड लोन, की लोन प्रोवाइड करना। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये आंसर भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आरबीआई डू टू कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। कि आरबीआई इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है। तो आंसर देखें फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय कर सकती एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आरबीआई फ्रेम्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि आरबीआई जो है वो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करता है एंड मेक्स बैंक्स फॉलो देम स्ट्रिक्टली, और वो कंपलसरी हो जाता है बैंक्स के लिए वो सब फॉलो करना। कि तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि भाई इस तरीके से जो है बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, कितना कैश, किसके पास कितना अमाउंट रहना चाहिए एक्सेट्रा। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और जो बैंक्स को है वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवाता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये जो है काम होता है आरबीआई का। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन विच सिचुएशन द लेटर टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक इज रिटन। कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में लेटर लिखा जाता है टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक। तो भाई चेक का पेमेंट रोक देना पड़ेगा। अगर हमने किसी को चेक दिया है और उसने बैंक में डाल दिया है टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, तो किस कंडीशन में हमें लेटर लिखना पड़ता है कि आप हमारे चेक का पेमेंट रोक दो हमारी बैंक को। तो कंडीशन देखें, सिचुएशन देखें। आंसर है द व्हेन द चेक इज लॉस्ट बाय द अकाउंट होल्डर और द रिसीवर। कि जब जो है वो चेक गुम हो गया है अकाउंट होल्डर के द्वारा या तो फिर रिसीवर के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स चेक कोई भी जाके लेके जा सकता है अपनी बैंक में। तो अगर वो गुम हो गया है अकाउंट होल्डर भी, जिसने चेक दिया है, जिसने चेक लिया है, किसी से भी गुम हो गया है उस केस में, और यहाँ तो फिर व्हेन इट इज गिवन टू रॉन्ग पर्सन, अगर वो किसी गलत इंसान को दे दिया हो बाय मिस्टेक, द अकाउंट होल्डर हैज टू राइट अ लेटर टू बैंक टू स्टॉप द पेमेंट। तो जो अकाउंट होल्डर है उसे बैंक को लेटर लिखना पड़ता है कि आप प्लीज़ मेरा पेमेंट स्टॉप करवा दो।
चेक हो जाए अकाउंट होल्डर के द्वारा या रिसीवर के द्वारा तब, या तो किसी गलत पर्सन के हाथ में चले जाए, किसी गलत पर्सन को दे दे तब जो है अकाउंट होल्डर जो है बैंक को लेटर लिखता है। तो इन दो कंडीशंस में बैंक को लेटर लिखा जाता है स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक के लिए, चेक पेमेंट स्टॉप करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको आंसर क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एरर इन पासबुक। कि पासबुक में एरर का मेन रीजन क्या होता है, कि पासबुक एंट्री में एरर हो गई तो उसका मेन रीजन क्या है, क्या होता है। तो आंसर देख लें फ्रेंड्स। देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच कॉज एरर इन पासबुक। ये ऐसे बहुत सारे सर्टेन रीजंस है जिनकी वजह से पासबुक में एरर हो सकता है। तो रीजंस देखें। कंफ्यूजन ड्यू टू अकाउंट होल्डर्स हैविंग सिमिलर नेम्स, कि अकाउंट होल्डर के अगर सिमिलर नेम्स हैं तो किसी और से मिलता जुलता नाम है तो नाम से हो, इसलिए कंफ्यूजन ड्यू टू अकाउंट नंबर, कि अकाउंट नंबर गलत लिख दिया हो या लिखा ही ना हो या ठीक से ना लिखा हो तो, और केयरलेसनेस ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, या तो फिर बैंक एम्प्लॉय ने केयरलेसनेस दिखाई हो, उसने ध्यान से पढ़ा ना हो, ना उसको किसी दूसरे अकाउंट का जो दूसरे अकाउंट में एंट्री कर दिया हो, गलत नंबर डाल दिया हो। इन कंडीशंस में जो है ये मेन रीज़न होते हैं जिसमें पासबुक में एरर आ सकती है। बट नाउअडेज बारकोड रीडर इज यूज्ड टू अपडेट पासबुक। नाउअडेज बारकोड रीडर यूज़ होता है कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपके बैंक अकाउंट में आप जहाँ भी जाते हैं बैंक में जब पैसे वगैरह जमा करवाने के लिए, तो एक मशीन होती है उसमें आपको जो है अपनी पासबुक डालनी पड़ती है और शायद उसमें अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ता है या नहीं, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, वो मशीन के थ्रू जो आपकी सारी एंट्रीज पास ऑन हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि ऐसे कुछ इशू हो। इस आंसर को फिर से देख लें फ्रेंड्स। देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच कॉज एरर इन द पासबुक। कंफ्यूजन ड्यू टू अकाउंट होल्डर्स हैविंग सिमिलर नेम्स, कंफ्यूजन ड्यू टू अकाउंट नंबर और केयरलेसनेस ऑफ बैंक एम्प्लॉय। सिमिलर नेम्स, अकाउंट नंबर और केयरलेसनेस ऑफ बैंक एम्प्लॉय, ये तीन जो है मेन रीजंस हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैश क्रेडिट, कि कैश क्रेडिट क्या होता है। तो ये भी फ्रेंड्स एक बैंक की सर्विस है, इसका आंसर देख लें। समटाइम्स अ बिजनेसमैन इज गिवन मोर मनी देन द क्रेडिट बैलेंस, कि कभी कभी किसी जैसे कोई बिजनेसमैन है उसका करंट अकाउंट है तो उसको ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं, जितना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं टू मीट विद द अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, कि उसको जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की इमीडिएटली उसको फुलफिल करने के लिए उसके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा जो उसको दिए जाते हैं, ओवरड्राफ्ट तरीके भी समझ सकते हैं, एक तरीके से वो ओवरड्राफ्ट ही दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कैश क्रेडिट, उसे कैश क्रेडिट कहते हैं। डेटर्स एंड स्टॉक अमाउंट इज कंसीडर्ड, डेटर और स्टॉक अमाउंट भी कंसीडर किया जाता है, कि एक तरीके से फ्रेंड्स ओवरड्राफ्ट ही हुआ, लेकिन मोस्टली जो है कैश क्रेडिट जो है वो करंट अकाउंट में होता है। और जो बिजनेसमैन वगैरह को तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहती है फ्रेंड्स, तो अगर उनके बैंक बैलेंस है ही नहीं इतना अकाउंट में तो उससे ज़्यादा उनको प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो जो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करके वापस वो पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। देखो फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट, कि कैश क्रेडिट की फैसिलिटी किसको मिल सकती है। इसका आंसर है ओनली द करंट अकाउंट होल्डर्स, मींस बिजनेसमैन कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ कैश क्रेडिट, कि खाली करंट अकाउंट के होल्डर्स या हम कहें तो बिजनेसमैन है जो खाली उन्हें ही जो है कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज मिलती है। हम इसको एज ओवरड्राफ्ट भी फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है इन विच सिचुएशन इज अ बिजनेसमैन कंपेल्ड टू टेक बेनिफिट ऑफ कैश क्रेडिट, कि किस सिचुएशन में बिजनेसमैन जो है वो कैश क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है, वो किस कंडीशन में, वो कंडीशन हमें बतानी है। तो आंसर देख लें फ्रेंड्स। आंसर है व्हेन अ बिजनेसमैन नीड्स मनी, जब एक बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत होती है, टू मीट विद द अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस, कि उसकी जो फाइनेंस की अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स जो है इमीडिएटली अगर आ गई है कि अभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है कि उसे इमीडिएटली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फुलफिल करना पड़ता है। सो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड तक, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इज कंपेयर्ड टू टेक बेनिफिट ऑफ कैश क्रेडिट, वो कैश क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है कि अगर उसे इमीडिएटली इमरजेंसी आ गई है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है,
लेकिन उतना पैसा उसके करंट अकाउंट में है ही नहीं बैंक में, तो उसको कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज़ दी जाती है कि भैया अभी तो फिलहाल विड्रॉ करके चले जाओ, बाद में हो सकता है उन्हें एक टाइम पीरियड के बीच में उसे जो है वापस जमा करवाना हो, और उस पर शायद हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लगता हो, इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ बैंक्स। तो ये ऐसे जो है कैश क्रेडिट का इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में बिजनेसमैन जो है वो कैश क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? तो व्हेन अ बिजनेसमैन इज अलाउड टू विथड्रॉ मोर मनी देन द एक्चुअल क्रेडिट बैलेंस इन हिज अकाउंट, कि जब एक बिजनेसमैन को ऐसे अलाउ किया जाता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हो, तो मीट विद द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो खड़े हो गए हैं उन्हें आपको पे करना है। तो आपका अकाउंट में सपोज 1 लाख है तो आप 1,20,000 1,30,000 तक भी विड्रॉ कर सकते हो। आपका क्रेडिट बैलेंस 1 लाख ही है आपके अकाउंट में, लेकिन आपके एक्सपेंसेस ऐसे आ गए हैं तो आप 1,25,000 1,30,000 भी विड्रॉ कर सकते हो। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि जितना पैसा आपके उस बंदे का डिपॉजिटेड है उनके अकाउंट में बैंक में, उससे ज़्यादा जो है विड्रॉ करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी आपके लिए एक बार रीड कर दूँ पूरा आंसर। व्हेन अ बिजनेसमैन इज अलाउड टू विड्रॉ मोर मनी देन द एक्चुअल क्रेडिट बैलेंस इन हिज अकाउंट टू मीट विद द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट पर्पस इज लॉकर रेंटेड इन अ बैंक, कि बैंक में जो लॉकर रेंट पे दिया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। आपको पता है फ्रेंड्स बैंक में लॉकर्स होते हैं, तो वो लॉकर्स रखना और उसको रेंट पे देने का पर्पस क्या होता है, तो ये हमें आंसर में डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखें, लॉक इज रेंटेड इन अ बैंक इन ऑर्डर टू कीप आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएबल सेफली। तो फ्रेंड्स लॉकर जो है वो रेंट पे दिए जाते हैं बैंक के द्वारा कस्टमर्स को, ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरीज, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें सेफली सिक्योरली एक जगह पे रख सकें, ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक में सेफ पड़े हैं। और इसे सेफली रखने के लिए जो है लॉकर बनाए जाते हैं और उन्हें बैंक में रेंट पे दिया जाता है कस्टमर्स को। तो फ्रेंड्स ये आंसर भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज व्हाट शुड बी मेंशन इन द करेस्पॉन्डेंस विद बैंक, कि बैंक के साथ अगर हम करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो क्या मेंशन होना चाहिए उसमें। तो इन द करेस्पॉन्डेंस विद बैंक, अगर हम बैंक के साथ जब करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। वो है एक तो अकाउंट नंबर, कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट, आपका किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग्स है, करंट है, जो भी है, एंड द डेट शुड बी मेंशन, और किस डेट पे जो है आप वो करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं वो भी मेंशन की जानी चाहिए। इस करस्पॉन्डेंस में फ्रेंड्स अमाउंट ट्रांसफर, ओवरड्राफ्ट, अमाउंट विथड्रॉन एंड अमाउंट डिपॉजिट, जो भी बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स और जो भी हो सकते हैं पॉसिबल वेज काम करने के, वो सारे जो है इस बैंक करस्पॉन्डेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। उसमें अमाउंट विड्रॉ भी हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हो गया, अमाउंट डिपॉजिट, सब चीज़ें जो है इंक्लूड हो गई बैंक करस्पॉन्डेंस में। और उसमें जो चीज़ें ज़रूर होती है मेंशन करने के लिए, वो मैंने जैसे बता दिया आपको, अकाउंट नंबर, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड डेट। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर होगा 16th नंबर का भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्मेट शुड द लेटर टू द बैंक बी रिटन, कि बैंक को जो लेटर हम लिखते हैं तो वो जो लेटर लिखा जाता है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, लेटर टू द बैंक शुड बी प्रिसाइज, कि जो बैंक को हम लेटर लिखते हैं वो प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, एंड इन सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। मोरोवर देयर शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, मीन्स एक फॉर्मल पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, और प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा पर काम की बात इंक्लूड करे ऐसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है, लेटर टू द बैंक शुड बी प्रिसाइज एंड इन सिंपल लैंग्वेज, मोरोवर दे शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ बिजनेसमैन व्हेन हिज चेक इज रॉन्गली डिसऑनर्ड, कि बिजनेसमैन पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है
जब उसका चेक जो है वो रॉन्गली डिसऑनर हो जाए। अगर रॉन्गली डिसऑनर हो जाए तो बिजनेसमैन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। इसका आंसर है wrongful dishonor of the check obstructs financial transaction। इसकी अगर चेक जो है वो wrongfully dishonor हो जाता है तो जो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कतें खड़ी कर सकता है कि भी उनका ट्रांसफर हो सकता है, कोई अकाउंट में से मनी वैनिश कर दे या ओवरड्राफ्ट ले ले, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है आपके साथ, बिजनेसमैन के साथ। मोरओवर इट हार्म्स द बिजनेसमैन्स प्रेस्टीज, और ये जो है बिजनेसमैन के प्रेस्टीज भी हार्म करता है। और वो कैसे? तो एक तो वो हो जाए कि उनके अकाउंट में उनका फ्रॉड हो गया, अगर फॉर सपोज उन्हें कहीं पे पेमेंट करना था लेकिन उनके साथ जो है डिसऑनर, अगर रॉन्गली चेक डिसऑनर हो गया और वो पैसा गलत हाथों में गलत जगह पे चला गया और उन्हें कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे पेमेंट करना था, तो इस वजह से उनकी प्रेस्टीज भी बिगड़ेगी, गुडविल भी बिगड़ेगी। तो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन एंड देयर प्रेस्टीज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। मैं फिर से आपके लिए एक बार रीड कर दूँ। जो है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक ऑब्स्ट्रक्ट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मोरओवर इट हार्म्स द बिजनेसमैन्स प्रेस्टीज। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है व्हाट इंक्वायरी इज एसेंशियल बिफोर रेंटिंग अ लॉकर। कि लॉकर रेंट पे देने से पहले कौन सी इंक्वायरी करना जो है एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो आंसर देख लें। बिफोर रेंटिंग अ लॉकर, लॉकर रेंट करने से पहले सम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड। कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की जानी चाहिए, जैसे साइज ऑफ लॉकर की है ना। लॉकर अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो उसके पहले हमें जो भी है ना कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और हमें पूछ भी लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो पहला साइज ऑफ लॉकर की, लॉकर की साइज़ क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स जितनी साइज़ होती है लॉकर की उस हिसाब से ही जो है वो उसका हमें रेंट पे करना पड़ता है। अगर हमें इतनी नीड नहीं है बड़े लॉकर की तो हम छोटा लॉकर भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। मैं कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो साइज ऑफ लॉकर भी मैटर करता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो भी मैटर करता है। और ये इसकी इंक्वायरी भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अगर कुछ फ्रॉड वगैरह का कुछ केस हो तो क्या बैंक भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बैंक की प्रेस्टीज भी खराब होती है। इसलिए बैंक भी जो है इस बारे में जान लेती है। पहला साइज ऑफ लॉकर, दूसरा डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, तीसरा रेंट और चौथा डिपॉजिट। तीसरा रेंट की भाई है ना आपका सामान सुरक्षित जो है बैंक में पड़ा रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो टाइम टू टाइम उस लॉकर का रेंट पे करना पड़ता है, वॉट एवर द रेंट इज। और डिपॉजिट भाई उसके पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट देना पड़ता है, तभी जो है आपको वो लॉकर रेंट पे मिलता है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन कर लेनी चाहिए। वे कितनी साइज़ का रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख सकते हैं, क्या रेंट रहेगा, कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, इस तरीके की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ये इंक्वायर कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं एक और बार आपके लिए रीड कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिफोर रेंटिंग अ लॉकर सम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड सच एज साइज ऑफ लॉकर, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, रेंट एंड डिपॉजिट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स डज अ बैंक कंसीडर बिफोर प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैंक को कंसीडर करने चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स जो है बैंक को कंसीडर करने चाहिए, उन फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है आंसर में। तो चलिए आंसर देख लें फ्रेंड्स। आंसर है बिफोर प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से पहले द बैंक कंसीडर्स द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर। बैंक जो है वो पहले के प्रीवियस ट्रांजैक्शंस देखती है कस्टमर के, प्रीवियसली उसका रिकॉर्ड कैसा है, कितने डिपॉजिट है, कितनी बार जो है अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, वॉट एवर इट इज, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, पिछले ट्रांजैक्शंस कैसे हैं वो। द बैंक डिमांड्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और बैंक जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटीज़ की डिमांड करती है कि भाई है ना हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए हम अपना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है मॉर्गेज टाइप या कुछ रख के जाइए कि भाई आप जो है अपना पैसा टाइम पीरियड या उससे पहले विद इन द टाइम पीरियड वापस डिपॉजिट कर देंगे बैंक में। तो उसके लिए बैंक को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, नेसेसरी सिक्योरिटीज़ चाहिए होती है अगेंस्ट दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी के अगेंस्ट कि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम उन्हें देंगे तभी वो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेंगे। मैं एक और फ्रेंड्स आपके लिए रीड कर देता हूँ आंसर। बिफोर प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी द बैंक कंसीडर्स द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर, द बैंक डिमांड्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज अगेंस्ट द फैसिलिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चैप्टर के, विच इज़ हाउ इज़ द अमाउंट रिटर्न इन बैंक करस्पॉन्डेंस। कि बैंक करस्पॉन्डेंस जब हम करते हैं, चाहे हम चेक भर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अमाउंट कैसे लिखा जाता है। तो आंसर देख रहे हैं, अमाउंट इज टू बी मेंशन्ड इन फिगर्स। कि अमाउंट जो लिखा जाता है उसमें, फर्स्ट अगर हम चेक का एग्जांपल लें, वो भी बैंक करस्पॉन्डेंस का एक टाइप है, तो उसमें जब हम अमाउंट लिखते हैं तो फिगर्स में लिखते हैं एज वेल एज इन वर्ड्स, और वर्ड्स में भी लिखी जाती है इन द बैंक करस्पॉन्डेंस। जैसे फ्रेंड्स आपने चेक में भी देखा होगा कि पहले हम फिगर्स में लिखते हैं, फिर उसे वर्ड्स में भी लिखते हैं, और फिर ओनली करके साइन करके जाने देते हैं, सामने वाली पार्टी का नाम वगैरह सब लिखा होता है। तो फिगर्स में लिखना पड़ता है नंबर्स में, और वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है बैंक करस्पॉन्डेंस में, जब भी हम जो है अमाउंट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ना, ये भी फ्रेंड्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ और आपके बोर्ड में भी काफ़ी काम हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 बैंक करस्पॉन्डेंस पार्ट CC क्लास 12 सब्जेक्ट SPCC गुजरात बोर्ड। तो ये फ्रेंड्स यहीं पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। SP पार्ट के जो थे MCQs हुए 1 सेंटेंसेस जो काफ़ी लॉन्ग थे, क्योंकि उनमें एक तो इतने टॉपिक्स भी थे और दूसरे इंपॉर्टेंट भी मैंने इंक्लूड किए थे, और इसमें इतने टॉपिक्स भी नहीं है, 1-2 टॉपिक है, और उसको जितने तरीके के हो सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। इसमें टेक्स्ट बुक के और एडिशनल दोनों इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट और सेंटेंसेस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। चलिए भी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।